17 वर्षीय लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। और जब गायब हो जाती है तो घर वाले अब इंतजार करते हैं कि लड़की शाम होते ही आएगी, कहीं बाहर गई होगी। लेकिन रात हो जाती है, लड़की नहीं आती है। आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है। लड़की रात हो जाती है, घर नहीं आती है। अगले दिन माँ पहुँचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद लड़की की माँ पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है कि उसकी लड़की कल से गायब है और अभी तक कुछ उसका अता पता नहीं है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो सबसे पहले पुलिस उस लड़की के घर की तलाशी लेती है। जब लड़की के घर की तलाशी ली जाती है तो उसके कमरे से एक नोटबुक बरामद होती है। नोटबुक बरामद होती है। पुलिस जब उसके नोटबुक को पढ़ती है तो करीब 27 पन्ने की उसके खुद के हाथों से लिखी हुई एक डायरी, जिस पर उसने अपने पूरे 17 साल के जीवन के बारे में लिखा था और उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में लिखा था। कहाँ एक माँ अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, लेकिन जब पुलिस उसके डायरी को पढ़ती है तभी एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी सामने आती है, जिसको सुनने के बाद हाई कोर्ट के जज साहब भी रोने लगते हैं और वो अभी कहते हैं कि ऐसी शर्मसार, ऐसी दरिंदगी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय। आज कहानी उसी लड़की के साथ जो अन्याय हुआ, जो दरिंदगी हुई, उसी की है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की। मुंबई में एक जगह लगती है अंबोली। अंबोली में एक परिवार, माता पिता अपने बेटी के साथ, बेटी की उम्र रहती है करीब 7.5 साल, अपने गांव से शहर कमाने के लिए आते हैं। अब जब शहर कमाने के लिए आते हैं तो अब सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक कमरे की। तो एक फ्लैट पर जाते हैं जहां पर 7-8 कमरे रहते हैं। अब उस फ्लैट में सारे कमरे फुल रहते हैं, सिर्फ एक कमरा बचा रहता है। अब माता पिता अपने बेटी के साथ उसी कमरे को किराए पर लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब पिता भी काम करने लगता है, माँ भी काम करने लगती है और बेहद ही खूबसूरत बेटी 7.5 साल की अब अकेले ही कमरे पर रहने लगती है। अब इसी बीच माता पिता, लड़की के जो माता पिता रहते हैं, वह पड़ोसियों से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, उनसे काफ़ी जान पहचान हो जाती है। अब उन्हें लगता है कि पड़ोसी पर भरोसा किया जा सकता है, पड़ोसी काफ़ी अच्छे रहते हैं। 25 वर्षीय पति और एक 26 वर्षीय पत्नी जो पड़ोसी रहते हैं उनके, अब माता पिता अक्सर कर बच्ची को उनके पास छोड़कर चला जाया करते थे। अब काम से आने के बाद बच्ची घर वापस आती थी। कुछ समय बीतता है, अब धीरे धीरे लड़की 8 साल की हो जाती है। अब अक्सर कर जो लड़की रहती है वो बेहद खूबसूरत रहती है, खूबसूरती की धनी रहती है, बहुत प्यारी बच्ची रहती है। अब उस लड़की को जब भी काम पर माता पिता जाते तो पड़ोसी के पास छोड़कर चले जाते। अब पड़ोसी भी काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन उसके कमरे पर उसकी पत्नी अक्सर घर अकेली रहती थी, तो उसका भी टाइम पास हो जाया करता था उस बच्ची के साथ। कभी बैठकर लूडो खेलते थे तो कभी टीवी देखते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन लड़की के माता पिता जब जॉब पर गए होते हैं, पड़ोसी घर पर अकेला रहता है, पत्नी भी अकेली रहती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, लड़की अलग कमरे में बैठी होती है। तभी जो पड़ोसी होता है 25 वर्षीय, वह उठता है और उसके कमरे में जाकर देखता है तो लड़की सो रही थी। अब लड़की सो रही थी, वह लड़की को देखता है तो उसको घूरने लगता है। अब वह अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है कि यह जो लड़की है यह बेहद ही खूबसूरत है, यह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब पत्नी भी मुस्कुराती है और पति की तरफ देखने लगती है। फिर अगले दिन लड़की करीब 9 बजे फिर से पड़ोसी के कमरे पर चली जाती है और घर वाले, माता पिता काम पर चले जाते हैं। शाम होती है, माता पिता आते हैं, लड़की को लेकर घर पर जाते हैं। लड़की की हालत सही नहीं लग रही थी, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब लग रही थी। डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसे कुछ दवा देकर घर लेकर आते हैं। अब माता पिता को लगता है कि अब लड़की का एडमिशन करा देना चाहिए। गांव से आई थी तो वो कक्षा 3 की छात्रा रहती। अब यहाँ आने के बाद करीब 8 साल के बाद लड़की का एडमिशन पास के ही एक स्कूल में कक्षा 4 में करा दिया जाता है। अब कक्षा 4 में लड़की पढ़ने लगती है, अब स्कूल जाने लगती है।
अब माता पिता को काफ़ी आराम मिल जाता कि जब तक वह काम से लौट कर आते तब तक लड़की घर पर आ चुकी रहती थी। माँ अक्सर कर 5 से 6 बजे के बीच में आ जाती थी और लड़की 3 से 4 बजे अपने स्कूल से घर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जब छुट्टियों का दौर रहता तो लड़की अब घर पर अकेली ही रहती। अब इस दौरान वह लड़की अपने पड़ोसी आंटी के पास चली जाया करती थी। पड़ोसी नए नवेले थे और अब आंटी के पास जाती थी, बैठकर मूवीज़ वगैरह देखती थी। एक दिन उसकी आंटी की नींद लग जाती है तो उसका जो पड़ोसी है क्या करता है, 25 वर्षीय नौजवान पड़ोसी उस लड़की के कमरे में जाता है और लड़की को कुछ खाने के लिए देता है। अब लड़की भरोसा करके अपने पड़ोसी पर कुछ खाती है। अब खाते ही उसकी नींद लग जाती है। नींद लग जाती है तो अब पड़ोसी अब उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगता है। उस 8 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदगी करने लगता है। लड़की जब होश में आती है तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह रोने लगती है। रोते हुए घर जाती है लेकिन किसी को कुछ बताती नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन वह फिर उसी आंटी के घर जाती है, लेकिन उस दिन पड़ोसी घर पर नहीं रहता है। वह आंटी से अपने बताती है कि कल अंकल ने मेरे साथ कुछ गलत किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं दर्द से पागल हो चुकी थी। तो घर वाले मुझसे पूछ रहे थे लेकिन मैंने कुछ बताया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला आंटी अंकल ने मेरे साथ क्या किया होगा। अब आंटी को शक होता है। वो अपने पति से पूछती है। पति जब घर आता है तो पति कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर पत्नी जिद करने लगती है तो पति सारी बात बताता है, लेकिन पत्नी अपने ही पति का साथ देने लगती है। अब अक्सर कर लड़की उसके घर आया जाया करती थी, तो जब भी मौका मिलता था वह पड़ोसी उसे नशीली दवाइयाँ खिलाकर लड़की का फ़ायदा उठाता था, उसके साथ यौन शोषण करता था। और इतना ही नहीं, उसके साथ पड़ोसी वीडियो बना लिया करता था, अश्लील वीडियो भी बनाया करता था। अब एक दिन लड़की को जब कुछ उत्तेजक दवा खिलाकर उसके साथ यौन शोषण कर रहा था, तभी पत्नी आती है और पत्नी देखती है तो पत्नी भी उसमें साथ देने लगती है और वह अप्राकृतिक तरीके से लड़की के साथ यौन शोषण करने लगता है। अब लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लड़की कहती है मैं अपने घर वालों से आप लोगों की शिकायत करूंगी। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैंने तुम्हारी कुछ वीडियो भी बनाई है और तुमने किसी से भी तुम अगर कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी यह वीडियो सभी को दे दूंगा, भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा और तुम्हारी हत्या कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। अब धमकियाँ देने लगता है। अब इस पर लड़की डर जाती है और पड़ोसी कहता है कि इसके बाद भी तुम्हें रोज़ाना मेरे घर आना होगा। अब लड़की डरते डरते अपने घर जाती है, लेकिन माँ बाप को कुछ नहीं बताती है। कुछ समय और बीतता गया। धीरे धीरे साल 2020 आ जाता है। अब 2020 में भी अब ऐसी कई बार उसने उस लड़की के साथ 100 से 150 बार शारीरिक संबंध बनाए, अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ यौन शोषण किया, उसकी तरह तरह की वीडियोस बनाई और उत्तेजक दवाओं का लड़की को आदी बना दिया। अब लड़की यौन की आदी हो जाती है। अब वह परेशान हो जाती है। एक दिन वह अपने कमरे में जाती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वह लड़की आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ देख लेती है। माँ पूछती है बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम आत्महत्या करने जा रही हो। और माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है कि एक 8 वर्षीय लड़की ऐसा क्यों कर रही है। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी भी हो रही थी समय के साथ साथ। अब लड़की परेशान हो जाती है। परेशान होकर नीचे उतरती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ ये जो पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी नहीं बल्कि ये दानव है, राक्षस हैं। यह अंकल और आंटी मिलकर मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं, मेरी अश्लील वीडियो बनाते हैं, मुझे कुछ नशीली दवा भी खिलाते हैं और जब मुझे नींद आ जाती है तो ये मेरे साथ यौन शोषण करते हैं। अब माँ रोने लगती है। माँ अपने पति को फ़ोन करती है। पति जब घर पर आता है, पति से बातचीत करती है और कहती है कि अपनी बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम जिस पड़ोसी पर विश्वास कर लड़की को घर छोड़कर जा रहे थे, वह पड़ोसी हमारी बेटी के साथ कई बार कई अप्राकृतिक तरीकों से गंदी हरकत को अंजाम दिया है। आखिर क्या किया जाए। पति कहता है कि चलो पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन माँ कहती है कि इस बिल्डिंग में जितने भी लोग भरे हुए हैं, लगभग उसमें से आधे से ज़्यादा लोग इस पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, काफ़ी दबंग लोग हैं। अब माँ डर जाती है। माँ कुछ भी नहीं कहती है।
अब समय के साथ साथ लड़की को यौन संबंधों की आदत लग जाती है, उसे नशीली दवाओं की आदत लग जाती है। अब लड़की उस आदतों को छोड़ने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए अब अक्सर कर उस व्यक्ति के पास जाया करती थी और धूम्रपान का सेवन भी किया करती थी। अब उसका जो दिमाग था वो मानसिक रूप से, एक तरह से कहा जाए तो लड़की बीमार पड़ चुकी थी, उसे यौन संबंधों की आदत पड़ चुकी थी। अब इसी बीच उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। अब अक्सर कर उसके साथ वो समय व्यतीत करती थी, उसके साथ वह लड़की अक्सर कर घूमने जाती थी, उसके साथ ही समय व्यतीत करती थी, अपने आदतों को उसके साथ शेयर किया करती थी। धीरे धीरे लड़की 17 साल की हो जाती है। अब एक दिन 2021 मई का महीना रहता है। माँ काम पर गई रहती है और उधर पिता भी साथ में काम पर गया रहता है और लड़की घर पर अकेली रहती है। अब माता पिता बेहद परेशान रहते कि आखिर क्या किया जाए। कमरा छोड़कर जाने की बातें करते तो उधर पड़ोसी लड़की को धमकी देता कि तुम्हें यहीं रहना होगा। अब लड़की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और लड़की को गंदी लत लग चुकी थी। उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था कि वह पागल हो चुकी थी। अब वह गंदी लत के हरकत में एक लड़के से दिल लगा बैठती है और उसके साथ समय व्यतीत करती। कुछ समय और गुजरता है। मई 2021 माता पिता काम पर गए होते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं उनकी लड़की घर पर नहीं है। लड़की घर पर नहीं है। अब वो परेशान होते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। अब जब उसका कुछ पता नहीं चलता है तो माँ बाप अगले दिन पता करने के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस साइबर सेल का मदद लेती है और भी कई टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है तो पता चलता है कि लड़की किसी लड़के के साथ शहर में ही कहीं दूर किसी लड़के के साथ है और वह घर नहीं आना चाहती है, वह उसी के साथ जीना चाहती है। अब पुलिस उसके घर जाकर तलाशी लेती है। तो सबसे पहले पुलिस उसके घर पहुंचती है, तलाशी लेती है कि आखिर कौन सा वह व्यक्ति है, किसके साथ वह गई है। तलाशी लेती है तो पुलिस उस कमरे में एक नोटबुक पुलिस को मिलता है, एक डायरी जो 27 पेज का होता है। उस 27 पेज को पुलिस जब पढ़ती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस माता पिता से लड़की की बातचीत करती है और जाकर लेकर थाने जाती है। थाने जाकर उस पड़ोसी पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। कई धाराएं लगाई जाती हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। कई धाराएं लगाई जाती हैं, उनमें से सेक्शन एक्ट 3A 7, 11 और भी कई धाराएं लगाकर उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब इसी बीच दोनों पति पत्नी अपनी जमानत की याचिका दायर करते हैं। याचिका दायर करते हैं लेकिन याचिका खारिज हो जाती है। अब उन्हें जमानत नहीं मिलती। अब दोनों पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उनका वकील जमानत के लिए याचिका लगाता है। वहाँ पर एक बेंच बैठी रहती है, पृथ्वीराज जस्टिस की बेंच। जब वह केस को पढ़ते हैं तो केस में साफ साफ लिखा रहता है कि लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की के साथ इन पड़ोसियों ने दरिंदगी को अंजाम दिया, अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए और भी कई ऐसे हरकतें की जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब जज साहब को सबूत के तौर पर लड़की की जो डायरी रहती है उसे मंगाया जाता है। जज साहब जब 27 पेज के डायरी को पढ़ते हैं तो उनकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं और वह हैरान रह जाते हैं। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहानी को सुनने के बाद। एक 8 साल की मासूम सी लड़की पढ़ने लिखने की उम्र में वह ऐसी दरिंदगी की शिकार हुई कि जज साहब ने कहा कि इस डायरी को पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा झकझोर के रख देगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी के भी। इस डायरी को पढ़ने के बाद मैं किसी ऐसे दरिंदे व्यक्ति को, पति पत्नी को जमानत कैसे दे सकता हूँ। इस लड़की के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और जब साहब जमानत याचिका जो है खारिज कर देते हैं, जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो जज साहब एक बात और कहते हैं कि पीड़िता की हालत ऐसी है
कि पीड़िता सदमे में है। दरअसल लड़की को पुलिस और लड़कों को बरामद कर लेती है, लेकर आती है। लड़की का बयान दर्ज किया जाता है। लड़की नाबालिग रहती है, 17 साल की, और लड़की अपना बयान दर्ज कराती है और लड़की कहती है कि साहब, मुझे यौन संबंधों की ऐसी लत लग चुकी है, नशीली दवाइयों की ऐसी लत लग चुकी है कि मैं खुद पे शर्म करती हूँ, और मैं जब भी इससे नियंत्रण पाने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाती हूँ। मुझे यौन संबंधों की ज़रूरत पड़ती है और मैं पागल हो जाती हूँ। जज साहब सुनते हैं कि जिस लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी इतनी 100 से अधिक बार शारीरिक संबंध बनाए हो, यानी कि 9 साल तक एक लड़की के साथ, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी बार उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ, मासूम बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए होंगे, और वह लड़की मानसिक रूप से विकृत हो जाती है, उसे यौन संबंधों की लत लग जाती है। इसी बीच वह लड़की आत्महत्या भी करने की कोशिश करती है। जज साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जमानत याचिका को खारिज कर अगली डेट डाल देते हैं और जज साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में अगर ऐसे दरिंदे घूमते रहें तो न जाने कितनी बेटियां, बहनें इस तरह के दरिंदों के शिकार होंगे। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान परेशान करना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो मासूम बच्चे होते हैं, ऐसे दरिंदे उनका शिकार करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ऐसे बच्चे आसानी से शिकार बनाए जा सकते हैं, और उनको बच्चों को डरा धमका दिया जाए तो वह बच्चे अपने घर जाकर बताने से डरते हैं। लेकिन बच्चों को हमेशा यह जरूर सिखाना चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कहाँ पर टच करना खराब होता है, कहाँ पर टच करना अच्छा होता है, और कौन सा व्यक्ति उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। यह जरूर हर शाम को अपने बच्चों के साथ जब वह घर से आते हैं तो उनके साथ जरूर पूछना चाहिए कि आपके टीचर ने, आपके प्रिंसिपल ने आज आपके साथ क्या किया। स्कूल का जो चपरासी है, जो बस का कंडक्टर है, ड्राइवर है, उसने आपके साथ क्या किया। कहीं कोई ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे बेटी डर गई है और वह घर वालों को बताना नहीं चाहती है। दरअसल साथियों, कलयुग चल रहा है, समाज बिल्कुल खाई में जा रहा है। हमारे बीच ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो अपनी जो बच्चे हैं छोटे, उनको बिल्कुल समझाने की, सिखाने की आज के समाज के हिसाब से ज़रूरत है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। भगवंत प्रसाद हैं, सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान बीकानेर से, मीना भाटिया हैं, शमीम खान भाई हैं, राहुल सिंह लखनऊ से हैं, उस्मान रहमान हैं राजस्थान से, हबीब आलम हैं उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, फैज़ल खान भाई हैं राजस्थान से, सोहन लाल सेठिया भाई हैं व्यूअर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का कमेंट काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों का कमेंट पढ़कर अंदर से मनोबल उच्च होता है और जिसके के बाद कहानी सुनाने में और भी अच्छा लगता है। तो साथियों, कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर दीजिएगा। और उस दरिंदे पति पत्नी के साथ, जिससे बच्ची के साथ इस तरह की घटना को जिसने अंजाम दिया, उसको शर्म भी नहीं आई, उसके साथ कोर्ट को क्या सलूक करना चाहिए, क्या सज़ा देनी चाहिए। फांसी से नीचे तो शायद ही ऐसी कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो साथियों, आपकी राय क्या है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।